जय हिंद दोस्तों। आज की जो क्लास है इस पूरी क्लास के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 जो कि हम लोग जो हमारी आई दृष्टि की मैगजीन है, आई दृष्टि की मैगजीन में पेज नंबर 102 से लेकर के 104 तक में उत्तर प्रदेश बजट के बारे में चीजें दी गई हैं। देखो, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि इस क्लास को करने से पहले आपने जो मेरी बजट की क्लास है जहां पर मैंने उत्तर प्रदेश बजट को बहुत ही डिटेल में, और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आई दृष्टि में जो कंटेंट दिया गया उस कंटेंट से ज्यादा और इफेक्टिव कंटेंट वहां पर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है। इस क्लास को करने के बाद आज की जो क्लास है उस क्लास से मैं आप लोगों को रट्टा मार रिवीजन कराने वाला हूं। उत्तर प्रदेश बजट इस पूरे टॉपिक में जितना भी फैक्ट इस मैगजीन में दिया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से कैसे प्रश्न बने हुए हैं, उन सबको कंसोलिडेट करके, उन सबको अपने ध्यान में रखते हुए मैं आज की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए इस पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्लास को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखो भाई, बात क्या करिए, यहां पर कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश बजट है दोस्तों, जो पहला प्रश्न बन सकता है एग्जाम के अंतर्गत, देखिए आयोग ऐसे ही प्रश्न बनाता है और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ऐसा प्रश्न बना रहा हूं, आयोग ने इससे पहले कई बार ये प्रश्न बना करके रखा हुआ है। प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश बजट जारी कब किया गया। तो डेट याद कर लो आप लोग, 5 फरवरी 2024। कौन सी डेट याद करनी है? 5 फरवरी 2024 की डेट याद करनी है। किसने प्रस्तुत किया? तो जो वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, इनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 202 के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना आप लोग, आर्टिकल 202 के अंतर्गत स्टेट बजट की बात यहां पर की गई है। ठीक है, और स्टेट बजट मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण की मैं बात कर रहा हूं। बात क्लियर है? ध्यान समझना, उत्तर प्रदेश का जो बजट है वर्ष 2024 और 2025 के लिए वो 5 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत ये बात कही गई है? तो आर्टिकल नंबर 202। स्टैटिक पॉइंट भी यहां पर कोलिंग होता चल रहा है। अब समझिएगा बात आप लोग, ये जो पूरे बजट का जो आकार है इस पर यूपी पीसीएस ने 2022 में एक प्रश्न पूछा हुआ था। अगर आप उस प्रश्न को देखोगे तो आपका दिमाग धन्ना आ जाएगा। प्रश्न क्या था भाई, पता है आप लोगों को? मुझे फैक्ट एग्जैक्टली नहीं याद है, बट फैक्ट ऐसे ही था। जैसे स्टेटमेंट पहला दिया था कि वर्ष 2024-25 का जो कुल बजट है वो 7,36,437.71 करोड़ रुपए का अनुमान प्रस्तुत किया गया है। ये एक स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ये है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। वर्ष 2022 में उस ईयर के अकॉर्डिंग जो आंकड़ा था वो दे करके, और आंकड़ा प्रॉपर दशमलव तक में दिया गया था। ये एक स्टेटमेंट दिया गया था। सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि इस बार के बजट में कुल इतने करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। ध्यान देना, दो स्टेटमेंट याद करा रहा हूं, दो आंकड़े याद करा रहा हूं। इन दोनों आंकड़ों पर प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा हुआ है और एग्जैक्टली दशमलव तक में पूछा हुआ है, तो भाई याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान समझो। पहला आंकड़ा क्या कह रहा है कि 7,36,437.71 करोड़ रुपया। आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एक तरीके से याद कर सकते हो, 7.36 लाख करोड़। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा भाई कि ये पूरा का पूरा आप लोग आंकड़ा याद करिए। ठीक है, कि 7,36,437.71 करोड़ रुपए का बजट अनुमान हमने प्रस्तुत किया है। ये अब तक यूपी के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। आप यहां पर देख भी सकते हो कि लगातार यूपी का जो बजट अनुमान है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। प्रत्येक वर्ष हमारा जो अनुमान है पिछले 4-5 वर्षों के कंपैरिजन में लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो अब यहां पर प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जो इस बार के बजट में हमारी वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि यहां पर दर्ज की गई। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्न क्या पूछ सकता है कि इस बार का जो बजट है पिछले वर्ष की तुलना में कितना ज्यादा है, कितना परसेंट यहां पर इंक्रीज किया गया है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि आप लोग को यहां पर देख के रखना चाहिए। ठीक है, चलो भाई उसको भी देखते हैं। यहां पर कहां दिया गया है, कह रहा है कि 2023-24 के सापेक्ष में रिलेटिव में 6.7% की वृद्धि हुई है। जो आप लोग को यहां पर एक फैक्ट याद करना है, थर्ड फैक्ट, वो 6.7% याद करना है। याद रहेगा? ठीक है, अब देखो इसके बाद यहां पर कुछ आप लोग आंकड़े एक बार और देखने का प्रयास करो। पहला आंकड़ा कह रहा है यहां पर कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो राजस्व व्यय है, वो 5.3 लाख करोड़ रुपया है। वहीं पर जो पूंजीगत व्यय मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2.04 लाख करोड़ रुपए का यहां पर अनुमान लगाया गया है। बात क्लियर है? फिर समझो दोस्तों क्लियर बात कि 7.36 लाख करोड़ रुपए का टोटल बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया।
अगर मैं इसको एग्जैक्टली उस संख्या में याद करूं तो 7,36,437.71 लाख करोड़ रुपया का यहाँ पर बजट अनुमान हमने प्रस्तुत किया है। इस पूरे बजट में 24,836.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं जारी की गई हैं। न्यू स्कीम्स जो आई है ना वो 24,863.57 करोड़ रुपए की है। आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में इसको 25,000 करोड़ रुपए यहां पर याद कर सकते हो। 25,000 करोड़ रुपए याद कर सकते हो। ठीक है, देखो दो सजेशन मेरा है। पहला सजेशन ये कि अगर कुछ नहीं याद हो रहा है तो कम से कम राउंड ऑफ फिगर याद कर लो, और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं याद कर सकता हूं पूरा फैक्ट तो याद कर लो। देखो मैंने 2-3 बार पढ़ा, मुझे याद हो गया। अगर मैं आंख बंद करके बोलूँ ना तो 7,36,437.71 लाख करोड़ रुपया का बजट हमने इस बार प्रस्तुत किया है। ठीक है, 24,863.57 मतलब इतने करोड़ रुपए का हमने नई स्कीम्स यहां पर जारी की है। याद हो गया चीजें, फैक्ट। ठीक है, फैक्ट याद हो जाएगा अगर आप चीजों को सही से याद करने का प्रयास करोगे तो। ठीक है, इस पूरे बजट अनुमान में हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 5.33 लाख करोड़ रुपए का है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2.04 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर बताया गया है। इस बार का जो बजट है वो पिछले वर्ष की तुलना में 6.7% की वृद्धि को दर्शाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई कितने परसेंट की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई। ठीक है, तो 6.7% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई। इतना फैक्ट आप लोगों को याद रह गया। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर और याद कर लो। पिछले वर्ष की अगर मैं बात करूं तो पिछले वर्ष जो नई स्कीम्स आई थी टोटल, उनका जो साइज था वो 32,000 करोड़ रुपए का था। लेकिन इस बार कितना है? 24,863.57 करोड़ रुपया। मतलब कि इस बार नई स्कीम पर सरकार ने कम पैसा खर्च किया है। ठीक है, तो एक पॉइंट आप यहां पर ये नोट कर सकते हो कि पिछले वर्ष की तुलना में नई स्कीम पर जो सरकार का खर्चा, सरकार का जो व्यय है, उसमें कमी देखने को मिली है। उसमें क्या देखने को मिला है? में कमी देखने को मिली है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आप लोगों को इस पहले पेज में यहां पर याद करने, मैं रिवाइज करा दूंगा, निश्चिंत रहना। ठीक है, अभी चीजों को समझने का प्रयास करो। अब देखो भाई, उसके बाद अगर हम इस पूरे बजट की बात करें तो इस पूरे बजट का जो थीम था, थीम क्या था? अंत्योदय से सर्वोदय, जो कि इस मैगजीन में कहीं पर दिया नहीं है, याद कर लेना। अंत्योदय से सर्वोदय हमारी इस बजट की थीम थी। पूरे देश की जीडीपी की अगर हम बात करें तो पूरे देश के जीडीपी का 9.2% जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, देश के जीडीपी में, देश के सकल घरेलू उत्पाद में 9.2% भूमिका उत्तर प्रदेश राज्य की है। अगर हम पिछले 7 वर्षों की तुलना करें, 7 वर्षों की तुलना क्यों की जा रही है भाई? सरकार जब से बनी है। ठीक है, मतलब 2016-17 से लेकर के अभी तक जो हमारा जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसमें दो गुना हो गया है। ठीक है, पिछले 7 वर्षों में क्या हो गया? ये डबल हो चुका है, 2 गुना हो चुका है। याद आएगा ये फैक्ट आप लोगों को? देखो मैं उन फैक्ट्स को भी आप लोगों को मेंशन कर रहा हूं जो कि इस मैगजीन में नहीं दिया गया है, तो एटलीस्ट वो फैक्ट ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में इन टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं। थीम क्या बताया मैंने? अंत्योदय से सर्वोदय। देश के जीडीपी में 9.2% की भूमिका है उत्तर प्रदेश की। पिछले 7 वर्षों में, अर्थात 2016-17 से लेकर के, ऐसे अनुमान भी लगा सकते हैं 2017 में नई सरकार बनती है तब से लेकर के अभी तक जो जीएसडीपी का रेशियो है वो लगभग 2 गुना हो चुका है। अभी जो हमारा टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो करीब 24.99 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि इस मैगजीन में नहीं दिया गया। ठीक है, 24.99 लाख करोड़ रुपए का जीएसडीपी उत्तर प्रदेश का इस समय है। याद रहेगा? कई बातें बहुत क्लियर समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान समझना। याद कर लोगे बहुत फायदे में रहोगे। जो याद करेगा वो रहेगा फायदे में, जो नहीं याद करेगा भाई उसका नुकसान तय है। क्योंकि बजट से, उत्तर प्रदेश बजट, केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, इनसे मिलाकर के 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 5 से 6 क्वेश्चन की भूमिका अच्छी होती है। अगर आप एक दिन मेहनत कर लोगे इन पर कमांड बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब हम रिसिप्ट की बात करते हैं। ठीक है, कितनी प्राप्तियां हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, यही होता है बजट। सिंपल सी बात है। हमने देखा था कि जो हमारा टोटल राजस्व एक्सपेंडिचर था, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, वो 5.33 लाख करोड़ रुपए का था। वहीं पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 2.04 लाख करोड़ रुपए का था। अभी हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, राजस्व व्यय की बात करते हैं, जो कि 5.33 लाख करोड़ रुपए। अब ध्यान समझना भाई,
हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 5.33 लाख करोड़ रुपया। तो कम से कम यार हमको इसमें थोड़ा ज्यादा कमाना पड़ेगा, तभी तो हम फायदे में रहेंगे, नहीं तो हम घाटे में रहेंगे। सिंपल सी बात है। इसी को हम लोग कहते हैं राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट से, राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा हो जाता है। व्यय ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है, सिंपल सी बात है, घाटे में रहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। उत्तर प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस की स्टेट में है। मतलब क्या? हम राजस्व आधिक्य के स्टेट में है, सरप्लस के स्टेट में है। ध्यान देना आप लोग, जीएसडीपी के तुलना में, जीएसडीपी के परसेंटेज में 2.97% रेवेन्यू सरप्लस है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश एक राजस्व आधिक्य राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है, यह सबसे अच्छी बात है। देखो, अगर किसी का रेवेन्यू घाटा 0 है तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। क्यों? रेवेन्यू घाटे का मतलब यह होता है कि आपको अपनी दैनिक खर्चों की पूर्ति करने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश इस मामले में आगे निकल चुका है, हम राजस्व सरप्लस की कंडीशन में है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, गलती नहीं होगी। अगर हम यूनियन बजट की बात करें, अगर हम केंद्रीय बजट की बात करें, तो वहां पर राजस्व घाटा विद्यमान है, ठीक है। लेकिन यहां पर राजस्व घाटा नहीं है, बल्कि यहां पर राजस्व सरप्लस की कंडीशन में हम लोग हैं। पहली बात क्लियर हो गया? कैसे मैंने बताया, देखो, राजस्व प्राप्तियां कितनी है? 6.07 लाख करोड़ रुपया, जबकि राजस्व एक्सपेंडिचर कितना था? 5.33 लाख करोड़ रुपया। तो राजस्व एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्चा कम है, राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? ज्यादा है। तो ये क्या हो गया भाई? यहां पर आपको अधिशेष हो गया, यहां पर सरप्लस हो गया। ये एक पॉजिटिव संकेत है एक अर्थव्यवस्था के लिए। क्लियर हो? तो हम रेवेन्यू सरप्लस के स्टेट में शामिल हो चुके। इसके बाद ये सब पॉइंट मत याद करो, इग्नोर करो, जो मैं बता रहा हूं केवल वो पॉइंट याद करना। उसके बाद यार अगर एक प्रश्न आ भी गया तो क्या कर सकते, पहले उतना तो फैक्ट याद करो जो मैं बता रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब समझो, अगर हम राजकोषीय घाटा की बात करें, अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें, फिजिकल डेफिसिट मतलब टोटल इनकम माइनस टोटल खर्चा, आप इसको कर लो तो उसको हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं, फिजिकल घाटा कहते हैं। किसी भी स्टेट की, किसी भी अर्थव्यवस्था की फिजिकल हेल्थ को बताने के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश राजकोषीय घाटा में अगर हम जीएसडीपी से तुलना करें तो 3.46% घाटे में यहां पर विद्यमान है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अच्छा संकेत इस वजह से है क्योंकि एफआरबीएम एक्ट, एफआरबीएम एक्ट क्या है भाई? राजकोषीय उत्तरदायित्व, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एवं बजट मैनेजमेंट, ठीक है, एक्ट। ये एक्ट कब आया था? अगर मैं श्योर हूं तो ये एक्ट 2003 में आया था, ठीक है। 2003 में एक अधिनियम पारित होता है जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन के संदर्भ में बहुत सारी बातें बताता है। वो बताता है कि किसी भी राज्य का राजकोषीय घाटा 3.5% की सीमा के अंदर होना चाहिए। ये अच्छा संकेत है। हमारा कितना है? हमारा है 3.46%, मतलब 3.5% की लिमिट के अंदर अभी हम विद्यमान है। तो भाई राजकोषीय घाटा कितना हो गया? फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया? 3.46%, जो कि एफआरबीएम एक्ट 2003 के 3.5% लिमिट के अंतर्गत विद्यमान है। बातें क्लियर है ना? देखो, फिर से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश बजट की मैंने 1 घंटे की एक अलग से क्लास आप लोगों को लेकर के रखी हुई है। वो क्लास अपने में बेहद शानदार है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो करीब 50,000 लोग उस क्लास को अब देखने जा रहे हैं। 43,000 लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इस क्लास के अंतर्गत मैंने यूपी बजट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी नई स्कीम्स आई, जितने नए सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, वो सब मैंने यहाँ पर क्लास में कराया हुआ है। ये जो अभी हम लोग आयदृष्टि से कर रहे हैं, आयदृष्टि से हम लोग कर रहे हैं केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट का रिवीजन। ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने कवर करा के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी इस क्लास को देखो क्योंकि क्या याद करना है, क्या छोड़ना है, वो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। अब दूसरी बात है, कह रहा भाई, कह रहा कि देखो इसमें तो कुछ नई योजनाएं आई हैं, उन नई योजनाओं में बहुत सारी योजनाएं हैं, अलग अलग तरह के। आप देखोगे तो यहाँ पर योजनाएं दी गई है। उन योजनाओं को एक बार हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, उनको देखने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और समझते हैं, जैसे कि सरकार का जो पैसा है वो कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है, ठीक है। रुपया आता कहाँ पर है, कैसे आता है और कहाँ जाता है, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट के संदर्भ में, यूनियन बजट के संदर्भ में इस टॉपिक पर कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। क्या पता उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में भी पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने दिया हुआ, ये सरकार का आंकड़ा है, सरकार के साइड से लिया गया आंकड़ा है, तो हम लोग याद कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो, बहुत सिंपल तरीके से याद कराऊंगा, याद होगा इस बात की गारंटी है। रुपया आता कहाँ से? मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही पॉजिटिव चल रहा है। रेवेन्यू सरप्लस है,
फिजिकल डेफिसिट के कंडीशन में हम एफआरबीएम एक्ट 2003 की जो 3.5% की लिमिट है उसके अंतर्गत है, केवल 3.46% तक घाटा हमको है, ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो पैसा आता होगा उसमें हम आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या हुआ कि राज्य का जो अपना कर राजस्व है, जो अपना टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है, टैक्स कलेक्शन है, वो सबसे अधिक रेशियो शेयर करता है उत्तर प्रदेश के रुपए में। जैसे मानो अगर पूरे उत्तर प्रदेश में 100 रुपए आ रहा है, 100 रुपए की प्राप्ति हो रही है, तो 100 रुपए में 37.1 रुपया वो राजस्व का अपना कर कलेक्शन होता है, राज्य का अपना कर कलेक्शन होता है। ठीक है, तो राज्य इस मामले में आत्मनिर्भर है। सबसे ज्यादा जो रुपया आता है उत्तर प्रदेश में वो राज्य का अपना कर कलेक्शन होता है। ठीक है, ये बात याद रहेगा, 37.1%। ये प्रतिशत याद करने की आवश्यकता नहीं है, परसेंटेज आप लोगों को याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस वो क्रम याद रखो कि नंबर 1 पर कौन है, तो राज्य का अपना कर राजस्व। अब भाई ठीक है, हम आत्मनिर्भर तो हैं, लेकिन हम अपने हक की बात भी करते हैं। तो जब हम अपने हक की बात करेंगे तो केंद्रीय कर अंतरण, केंद्रीय कर अंतरण क्या है भाई, कई सारे टैक्स ऐसे होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन राज्यों के साथ उनका रेशियो शेयर करती है। जैसे आप जीएसटी ही ले लो, जीएसटी हो गया, जीएसटी में आप देखो आईजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है, ठीक है, एसजीएसटी होता है। तो केंद्रीय कर अंतरण का हिस्सा जो है वो सेकंड नंबर पर आता है। मतलब सबसे पहले हम आत्मनिर्भर है, राजस्व का अपना कर राजस्व नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर क्या है, केंद्रीय कर अंतरण, जो सेंटर से कर का जो टैक्स का ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, वो सेकंड नंबर पर आता है। इतनी बातें याद रहेंगी। थर्ड नंबर पर क्या है भाई, थर्ड नंबर पर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां। ठीक है, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां, बस 3 याद करो क्रम में, यहां पर इसके आगे मत याद करो। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो रुपया आता है, जो रुपये की प्राप्ति होती है, उसमें सबसे नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि राज्य का अपना कर राजस्व ज्यादा है। दूसरा क्या है, केंद्रीय कर अंतरण। ठीक है, और तीसरा क्या है, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां। याद रहेगा ये तीनों पॉइंट, बहुत सिंपल सी बात थी। रुपया ज्यादा कहां पर है, कहां जाएगा भाई, सोचो एक बार। ठीक है, सबसे अधिक जो सरकार पैसा खर्चा करती है, ठीक है, सबसे अधिक सरकार पैसा खर्चा करती है, वो करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, पूंजीगत व्यय में। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम नए नए संपत्तियों के सृजन में पैसा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, इसके बाद जो सरकार पैसा खर्चा करती है वो करती है सरकारी कर्मचारियों के वेतन देने में। जब आप सरकारी कर्मचारी बन जाओगे ना, जिसके आप बहुत मेहनत से तैयारी करो, बहुत ही एक लगन के साथ तैयारी करो बहुत लंबे समय से, ठीक है, जब आप बन जाओगे तो जो सरकारी कर्मचारी का पैसा होगा वो सरकार का सेकंड नंबर का खर्चा होगा। ठीक है, उसके बाद सहायता प्राप्त जो संस्थान है उनके जो कर्मचारी है उनको थर्ड नंबर पे सरकार यहाँ पे खर्चा करती है। तो ध्यान रखना, ये 3 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, थर्ड नंबर पर पेंशन भी अपना इक्वल रेशियो यहाँ पर शेयर कर रहा होता है। तो अब प्रश्न मानो ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो पैसा खर्चा होता है उसका क्रम क्या है। तो सबसे अधिक क्या है, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर क्या है, राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन देने में। थर्ड क्या है, राज्य सरकार के जो सहायता प्राप्त संस्थान है उनको जो कर्मचारी है उनको वेतन देने में। और उसी के बराबर आप लोगों का है पेंशन। ये क्रम याद रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना। देखो अब कुछ स्कीम्स यहां पर दे रही है, पर उन स्कीम्स को हम लोग ध्यान से देखते चलते हैं। ठीक है, पहला क्या रहा है, क्या समझिएगा आप लोग कि युवा रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए। कौन कौन से प्रयास किए भाई, ध्यान दीजिएगा। सरकार ने एक रोजगार प्रोत्साहन कोष का निर्माण किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस बजट के अंतर्गत रोजगार प्रोत्साहन कोष की स्थापना की बात कही गई है। ये क्या होगा, ये काम क्या करेगा, तो घरेलू एवं विदेश में रोजगार के अवसरों के लिए जो यहाँ की यूथ है उनमें क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग और उनको स्किल, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके माध्यम से, रोजगार प्रोत्साहन कोष के माध्यम से। ठीक है, बात क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट निफ्ट की स्थापना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी कहां पर स्थापित किया जा रहा है भाई, तो सबसे ज्यादा फैशन कौन करता है, मोदी जी। ठीक है भाई, याद कर लो, क्या ही करोगे। ठीक है, वाराणसी में इसकी स्थापना की जा रही है। निफ्ट की स्थापना कहां पर हो रही है, वाराणसी में। फिर क्या याद करो कि स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना की बात यहां पर कही गई है। कहां पर स्थापित होने वाला है वो स्थान अभी नहीं बताया गया है। ठीक है, मुझे लगता है कि हर हॉस्पिटल्स के अंदर ये एक सेंटर की स्थापना कर दी जाएगी। ठीक है, तो स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना की बात भी इस बजट में कही गई है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो पहले 15,000 रुपए की राशि यहां पर दी जाती थी उसको बढ़ाकर के 25,000 रुपए यहां पर कर दिया गया है।
ठीक है, क्या कर दिया गया है, 15,000 की राशि को बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया गया। तो प्रश्न क्या पूछ सकते हैं, देखो प्रश्न यहाँ से 2-3 प्रकार के बन सकते हैं। पहला प्रश्न, निफ्ट कहाँ पर लोकेटेड है। दूसरा प्रश्न कि किस वर्ष स्पोर्ट साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना की बात कही गई थी। तो 2024-25 के बजट में ये बात कही गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जा रही है, तो 25,000 रुपए की राशि दी जा रही है। बात क्लियर है। रोजगार प्रोत्साहन कोष का काम क्या है, तो रोजगार प्रोत्साहन कोष युवाओं को जो कि घरेलू और विदेशी मार्केट में रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनमें क्षमता निर्माण और उनका प्रशिक्षण करने के लिए खर्चा किया जाएगा। क्लियर हो पॉइंट सारा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, इसके बाद कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत सारे काम किया गया। क्या काम किया गया भाई, तो हाल ही में बीडा का गठन किया गया। बीडा क्या है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न क्या पूछेगा पता है, प्रश्न पूछेगा कि बीडा का गठन किस वर्ष किया गया, 2024। प्रश्न पूछेगा कि बीडा का गठन किस बजट के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो 2024-25। ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बीडा क्या है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी के साथ साथ फॉर्च्यून 500 की जो कंपनियां हैं उनके लिए एक एफडीआई पॉलिसी 2023 में बहुत सारे प्रावधान किया गया है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर के आई गई सरकार के द्वारा 2023 के अंतर्गत, ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसके बाद आप लोग कुछ पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखो जो कि रिसर्च और नवरचना के संदर्भ में है। ठीक है, इसमें बस आप लोगों को 2-3 चीजें याद रखनी है। एक पॉइंट याद रखना और कुछ याद भी नहीं करना है। पॉइंट क्या याद रखना है कि आईआईटी कानपुर के अंतर्गत, जनरली कंफ्यूजन यहीं पर होगा। क्यों, देखो आईआईटी कानपुर के अंतर्गत 500 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी की स्थापना। आप कहोगे सर आईआईटी इंजीनियरिंग संस्थान है, वहां पर मेडिकल के हॉस्पिटल क्यों खोले जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। रिसर्च करने के लिए खोले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। देखो आईआईटीज़ की भूमिका हर चीज़ में आगे, मतलब वो भी आपने वो पढ़ा था ना, कैंसर के लिए अभी एक हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी आईआईटी मुंबई के साथ मिलकर के। ठीक है, तो बहुत शानदार भूमिका रहती है आईआईटीज़ की। तो आईआईटी कानपुर के अंतर्गत क्या खोला जा रहा है, ध्यान समझिएगा आप लोग। तो एक सुपर स्पेशलिटी 500 बिस्तर के अस्पताल स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, एक पॉइंट ये ध्यान रखना। और ध्यान रखो भाई, पर्यटन और संस्कृति, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। लगातार लंबे समय से उत्तर प्रदेश में ना कुछ चीजें बहुत न्यूज का विषय बनी हुई हैं, तनाव का कारण है, न्यूज का कारण है। ठीक है, जो भी आप कह लो, ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट याद करना है। क्या, कुछ थीम आधारित स्थापनाएं की जा रही है, जैसे कि अयोध्या में, काशी में, मथुरा वृंदावन में, नैमिषारण्य में, विंध्यवासिनी धाम में, देवी पाटन में और नाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो प्रश्न क्या पूछेगा, देखो मतलब प्रश्न पूछ सकता है कि नाथ कॉरिडोर कहाँ पर स्थापित किया जाए, कहाँ पर, बरेली में। ठीक है, बरेली में नाथ कॉरिडोर की स्थापना बरेली में की जा रही है। याद रहेगा ना। ठीक है, ध्यान रखना भाई, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाथ कॉरिडोर में कौन कौन से मंदिर आते हैं आप आगे देखोगे, तो वो भी मंदिर का नाम एक जगह पर दिया हुआ है, मुझे याद है, मैं अभी देख रहा था। उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले पॉइंट में आप जाओगे तो वहाँ पर दिया गया ना कि नाथ कॉरिडोर में कौन कौन से मंदिर शामिल हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, याद भी कराता हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो। 1 मिनट का बस समय आप लोग। ठीक है, क्योंकि हाँ देखिए दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि बरेली में देखिए एक काम और हुआ है। बरेली में काम क्या हुआ है कि परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में यह उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन चुका है। बरेली मतलब अगर हम परिषदीय विद्यालयों की बात करें तो उन परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं का संचालन किसी पहले जिले में किया गया तो वो बरेली जिला है। और बरेली में ही नाथ कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है, जिसके अंतर्गत अगर आप जान दो तो अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वर नाथ, धुपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडी नाथ मंदिरों को जोड़ करके बनाया जाएगा। भाई ये मंदिरों के नाम बेहद इंपॉर्टेंट है। ये पेज नंबर 160 पर दिया गया है। ठीक है, आप लोग चाहो तो उसको एक बार रीड कर सकते हो। रीड क्या, याद ही कर लेना। अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ, धुपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडी नाथ, ये 6 मंदिरों का नाम इस मैगजीन के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है कि प्रयागराज के अंतर्गत एक कुंभ संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। प्रयागराज के अंतर्गत एक कुंभ संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है, अब ये बात तो आप लोग का यहाँ पर रहा। अच्छा, कुछ बातें और समझो कि इस बार के महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए का एक अलग से आवंटन किया गया है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा 3 प्रमुख सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ तो महाविद्यालय या फिर केंद्र की स्थापना हो रही है, उनके नाम एक बार आप लोग याद कर लो। पहला क्या नाम है भाई, ठीक है, कहीं पर नोट कर लेना। पहला है निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र। निषाद राज गुहा
सांस्कृतिक केंद्र जो कि श्रृंगेरपुर में स्थापित किया जा रहा है। इस बजट के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, जो कि इस मैगजीन में नहीं दिया है, इसलिए मैं आप लोगों को एडिशनल बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा संगीत महाविद्यालय, देखो अब संगीत महाविद्यालय कहां पर खोला गया है? आजमगढ़ से, अगर मैं श्योर हूं तो आजमगढ़ से निरहुआ ने चुनाव लड़ा था, ठीक है, जो कि वो शायद हार गए थे। देखो मैं श्योर नहीं हूं भाई, इस फैक्ट के संदर्भ में मुझे माफी करना आप लोग, लेकिन संगीत महाविद्यालय वहीं पर खोला जा रहा है। कहां पर? आजमगढ़ के हरिहरपुर जिले में, हरिहरपुर गांव है, हरिहरपुर जिला जो भी है, वहां पर इसकी स्थापना की है, ठीक है। तो दो हो गया, एक क्या हो गया? निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगेरपुर में, दूसरा संगीत महाविद्यालय आजमगढ़ के हरिहरपुर में, और तीसरा महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट में। इसी टॉपिक पर एक पॉइंट मेरे ध्यान में यहां पर आ गया आप लोगों को कि वाल्मीकि आश्रम कहां पर स्थित है, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए होमवर्क है कि वाल्मीकि आश्रम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। ये पीवाईक्यू का प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दो। चित्रकूट में तो है ही है, उसके अलावा कहां पर है? आंसर लोग चित्रकूट करते गए, ठीक है। चित्रकूट के अलावा कहां पर, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब ध्यान समझो, मैंने क्या बता दिया? श्रृंगेरपुर बता दिया, आजमगढ़ का हरिहरपुर बता दिया आप लोगों का संगीत महाविद्यालय, और महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र जो कि चित्रकूट में है, ये भी मैंने बता दिया। ये तीनों इस बार के बजट में नए प्रावधान किए गए थे पर्यटन और संस्कृति को लेकर के, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार ने क्या प्रयास किया? यहाँ पर एग्रीकल्चर में सरकार ने कुछ नई स्कीम्स लेकर के आई, जैसे कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत सरकार ने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ठीक है। राज्य कृषि विकास योजना, स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, इसके अंतर्गत सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब, कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना यहाँ पर किया जाने का प्रावधान किया गया है। ये बात बस आप लोगों को एक बार रीड कर लेना है, याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। ध्यान आप लोग यहाँ पर ये देना, ठीक है, जो कि इसमें नहीं दिया गया। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे इस बार की मैगजीन इन्होंने फॉर्म किया है, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट छोड़ दिए, जैसे कि ध्यान समझिएगा, सरकार के द्वारा इस बार के बजट में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात कही गई है, एग्रीकल्चर ग्रोथ टारगेट की बात कही है, ठीक है। कृषि वृद्धि लक्ष्य की बात कही है, ठीक है, जो कि 5.1% है। नोट कर लेना भाई, प्रश्न क्या पूछेगा? इस बार का सरकार का कृषि वृद्धि टारगेट कितना है? तो 5.1%। प्रश्न यहाँ पर क्या पूछेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जा रही है? महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो इसका आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या? कुशीनगर में, ठीक है। महात्मा बुद्ध कुशीनगर से रिलेटेड है, याद करना बेहद ईजी है, तो आराम से याद कर लेना। ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद करने हैं, इग्नोर मत करना। अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा आंकड़ा दिया है, जो कि मैंने अपनी पिछली क्लास में नहीं कंसीडर किया था, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया कि मैं एटलीस्ट ये पॉइंट्स आप लोगों को याद करा दूं। प्रमुख डिपार्टमेंट्स को कितना कितना आवंटन किस किस रेशियो में किया गया है, ये बात यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। सब मत याद करना, पता चला कौन सारा रटने बैठ गया। अगर रट लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रटा जा रहा है तो जो रटवा रहा हूं यार वो रट लो, ठीक है। सबसे अधिक पैसा जो सरकार ने आवंटित किया वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए किया है, कितना रुपया? 73,000 करोड़ रुपया, 76,000 करोड़ रुपया सरकार ने, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए आवंटित किया है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए आवंटित किया मैक्सिमम राशि है, बस यही याद करना है। अगर डिपार्टमेंट वाइज पूछेगा, प्राथमिक शिक्षा कहीं पर भी रहेगा, नंबर 1 पर ले आके लगा देना, क्रम बन जाएगा। अब नहीं बनेगा तो फिर जिस भी भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गुरु में आप बिलीव करते हो उसका नाम लेके तुक्का मार देना, फिर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे फैक्ट याद करना पॉसिबल नहीं है, बट जो याद करना पॉसिबल है मैं समझा रहा हूँ कि प्राथमिक शिक्षा में सरकार ने सबसे अधिक विभागों में आवंटन किया है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ फैक्ट यहाँ पर आप लोग और ध्यान रखिए, ठीक है। देखो भाई, मैंने प्रॉपर आप लोगों के लिए इसलिए अलग से नोट्स बना के लाया हूँ कि कौन कौन से पॉइंट इस मैगजीन में नहीं दिया गया है, जो कि आप लोगों को कराने हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन, स्कीम वाइज कुछ आवंटन की बात कही जा रही है, ये देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए का हमने आवंटन, अपने में बहुत बड़ी राशि, ठीक है। स्कीम वाइज सबसे बड़ी राशि यहीं पर दी गई है, 22,000 करोड़। इसके बाद उस स्कीम का नाम है जिसके डिपार्टमेंट को सबसे अधिक प्रावधान किया गया था, कौन सा? सर्व शिक्षा अभियान, सेकंड नंबर पर, ठीक है, सेकंड नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर आप लोगों का है जल जीवन मिशन, सेकंड नंबर पर आप लोगों का सर्व शिक्षा अभियान है। इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हम लोग याद करें मनरेगा के लिए, मनरेगा के लिए हमने 50-60 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। हमने एक टारगेट भी यहाँ पर रखा है कि हम 33 लाख मानव दिवस सृजित करेंगे। 33 लाख है ना, 33 करोड़, सॉरी सॉरी सॉरी,
सॉरी मेरे भाई, ठीक है, 33 करोड़ मानव दिवस सृजित करने की हमने यहाँ पर एक टारगेट रखा है। मनरेगा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 50-60 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। याद करना बेहद ईजी था, इसलिए मैंने याद कराया। इसी प्रकार से आप अमृत 2.0 याद कर लो, 4500 करोड़ रुपया। अमृत 2.0 कितना याद करना है? 4500 करोड़ रुपया, ठीक है। तो ये 4 स्कीम्स का कम याद कर लो। सबसे ज्यादा किसके लिए? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बाद किसके लिए? सर्व शिक्षा अभियान। जल जीवन मिशन में कितना था? 22,000 करोड़ रुपया। मनरेगा में कितना है? 50-60 करोड़ रुपया, 33 करोड़ मानव दिवस। अमृत 2.0 कितना है? 4500 करोड़ रुपया, ठीक है। इतनी बातें याद रहेंगी। अब समझो यहां पर एक पॉइंट और देखो, स्कीम में ना सबसे ज्यादा किस स्कीम को किस राज्य ने लागू किया अच्छे प्रकार से, उसकी एक रैंकिंग नहीं, नंबर के टर्म्स में यहाँ पर लिस्ट जारी होती है, ठीक है। तो उस लिस्ट में अगर हम बात करें तो यूपी बहुत सारे स्कीम्स में नंबर 1 पर है। कारण क्या है भाई? जनसंख्या ही सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लोग तो इसी स्कीम में पार्टिसिपेट करेंगे ना, उत्तर प्रदेश में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब जैसे देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सबसे अधिक कहां पर हुई? उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जनधन योजना कहां पर? उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उत्तर प्रदेश। अब कहोगे सर क्या ये सारे स्कीम याद करें बैठ करके? मत याद करो। क्या याद करना? समझो, याद करना है आप लोगों को दूसरे पे उत्तर प्रदेश किस किस स्कीम के अंतर्गत है। इस पर दूसरे में है उसको याद कर लो, बाकी बच्चे को पहले में टिक मार के आ जाना, ठीक है। अगर मानो इसके बाहर पूछ ही दिया तो ना आपको पता है ना मुझे पता है कौन सी रैंकिंग है उसमें, ठीक है। तो एटलीस्ट हम दूसरा वाला याद कर लेते हैं, पहला वाला ना भी याद रहे तो छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। समझो, क्योंकि दूसरा वाला याद करना थोड़ा सिंपल है। उत्तर प्रदेश का जो दूसरे स्थान है जिन स्कीम्स में, उसमें पहली स्कीम है, उसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में हम क्या है? दूसरे स्थान पर शामिल है, ठीक है। दूसरी बात, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके परफॉर्मेंस रैंकिंग की अगर हम बात करें तो हम पूरे भारत में 2nd नंबर पर शामिल। ध्यान देना, 2 स्कीम्स पर याद करनी है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और डीबीटी परफॉर्मेंस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इन दोनों में उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है पूरे भारत में वो 2nd नंबर पर है, ठीक है। बातें क्लियर है? अब देखो, उसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ इंडेक्स की बात कही जा रही है। जैसे क्या रहा है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, निर्यात तत्परता सूचकांक की बात कर रहा है, वस्तुगत निर्यात की बात कर रहा है, लीड सूचकांक। लीड सूचकांक क्या होता है? तो लीड सूचकांक मतलब होता है कि लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को जारी करती है। हालांकि जहां तक मैंने इस इंडेक्स के बारे में पढ़ा है, ये इंडेक्स कई सारे कैटेगरीज बनाती है कि भाई ये अचीवर्स हैं, ये क्या है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है, ध्यान रखिए आप लोग, जो उत्तर प्रदेश है वो लैंड लॉक्ड स्टेट में, लैंड लॉक्ड, उत्तर प्रदेश का लैंड लॉक्ड स्टेट। हमारे सीएम साहब नहीं मानते। सीएम साहब क्या कहते हैं कि भाई लैंड लॉक्ड होना एक सीमित भावना को दर्शाता है, लेकिन हम लैंड लॉक्ड नहीं, क्योंकि हमारे पास इंटर रिवर कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बट मैं पॉइंट समझा रहा हूँ। लीड सूचकांक जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जारी करती है, उसके लैंड लॉक्ड स्टेट में उत्तर प्रदेश अचीवर श्रेणी में शामिल है। किसमें शामिल है? अचीवर श्रेणी में। भाई ये चीज याद कर लेना, ठीक है। अब ये 7th रैंक और 6th रैंक जो दे रहा है, इसमें बस यह याद कर लो कि लीड सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? 30। या फिर आप ये याद कर लो कि सब में हमारा क्या हुआ है? सुधार हुआ है। सब में हमारी क्या हुई है? सुधार हुई है, ठीक है। एक पॉइंट आप लोगों को बस यहाँ पर ये याद करना है। इसके अलावा कुछ बातें और समझो आप लोग, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पर ये समझाऊं, ठीक है। अवसंरचना कहाँ पर दिया गया? आगे दिया गया कि हाँ ये रहा अवसंरचना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अवसंरचना में अगर मैं आपको एक पॉइंट समझाऊं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इन दोनों को जोड़ने के लिए अभी हाल ही में सरकार ने इस बजट के अंतर्गत 60 किलोमीटर का, ठीक है, एक नया लिंक पास किया है, जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 60 किलोमीटर की है। तो पहली बात तो ये याद करना है। दूसरी बात क्या याद करना है कि 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है मेडिकल संदर्भ में। उनके लोकेशंस के नाम ध्यान रख लो आप लोग, जैसे कि एक जो कि आयुष विश्वविद्यालय, तो गोरखपुर वाले बच्चे तो जानते होंगे भाई कि आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना गोरखपुर में की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 और विश्वविद्यालय का नाम याद रखना है। एक जो कि आयुर्वेदिक के संदर्भ में है, ठीक है। दूसरा जो कि होम्योपैथी के संदर्भ में है। होम्योपैथी के संदर्भ में मैंने क्या कहा था? मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि भाई देखो, होम्योपैथी मतलब मीठी गोली, ठीक है।
बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन होम्योपैथिक मीठी गोली होती है। तो मीठी गोली कौन देता है? प्रधानमंत्री साहब, ठीक है। तो भाई याद कर लो आप लोग, वाराणसी। भाई कोई दिल पर मत लेना, ठीक है, बस मैं याद कराने का ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो होम्योपैथिक गोली जो है वो कहाँ पर मिलेगी आप लोगों को? वाराणसी में। तो होम्योपैथिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर में। और आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक मतलब बड़ा वैदिक वैदिक चीजें हैं, वैदिक चीजें कहाँ पर है? अभी अयोध्या का जलवा चल रहा है, तो अयोध्या में आपको वैदिक चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जो है वो अयोध्या में स्थापित की जा रही है, ठीक है। तो ये 3 यूनिवर्सिटी याद कर लेना, आयुष, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, याद रहेगा। इसके अलावा एक आप लोग पॉइंट यहाँ पर और याद कर लो, ठीक है। पॉइंट यहां पर याद कर लो कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत हमने टारगेट किया है कि 2 करोड़, ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत हमारा टारगेट है कि हम 2 करोड़ युवाओं को, ठीक है, छात्रों को टैबलेट और मोबाइल फोन का वितरण सुनिश्चित कर पाए। अभी तक इसका जो वितरण किया गया है उसकी संख्या 25 लाख है, ऐसा इस बजट में बताया गया, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना क्या है? मोबाइल और स्मार्टफोन और टेलीफोन टैबलेट का वितरण है, ठीक है। इसका टारगेट 2 करोड़ का है। अभी तक 25 लाख डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। बातें क्लियर हो गई? कुछ कुछ बातें क्लियर हो गई ना। अब जो पॉइंट्स यहाँ पर बचा हुआ है, एक पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर ये बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि ये पॉइंट तो भाई याद कर लेना। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कह रहा है बजटीय अनुमान की, बजट एस्टिमेशंस की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो भारत का पहला राज्य है किस संदर्भ में? तो बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला, ग्रीन टैगिंग करने वाला पहला राज्य यहां पर ये बन चुका है। देखो बात बहुत क्लियर बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश बजट को मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है। आज की ये जो क्लास थी, इस क्लास में मैंने केवल वो पॉइंट टच किए जो कि इस मैगजीन में आप लोगों को याद करने थे, ठीक है। 2 पेज की मैगजीन थी, आप लोग परेशान थे कि सर कैसे याद करें कैसे याद करें। मैंने उसको आप लोगों को यहाँ पर याद करा दिया। 37 मिनट की ये क्लास अभी तक हुई है। 37 मिनट्स में हमने पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है, और मैं बता रहा हूँ इससे इफेक्टिव क्लास आप लोग कहीं पर नहीं मिलेगी। लेकिन आप लोगों से 2-3 सजेशन है, 2-3 रिक्वेस्ट है, सजेशन तो क्या ही मैं बोलूँ अभी, ठीक है। सजेशन तो आप लोग दे देना भाई, जो भी सजेशन होंगे आप लोग इस क्लास को लेकर के। प्लस रिक्वेस्ट ये कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, कम से कम व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाओ, अपने दोस्तों के ग्रुप्स में भेजो, ताकि हमारी भी थोड़ी सी रीच बढ़े। हमने बहुत एफर्ट कर रहे हैं हम लोग, आपने जितना एफर्ट किया सकता वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, और विश्वास मानो इस एफर्ट का परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं। 20 दिन का जो समय बचा हुआ है उसको ऐसे यूटिलाइज करो कि मतलब कोई कमी ना रह जाए। देखो मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, एग्जाम देकर के आना, बस ये कहने को ना रह जाए कि यार थोड़ा सा और एफर्ट किया होता तो रिजल्ट पॉजिटिव होता। वो थोड़ा सा वाली कमी रहने मत देना। ज्यादा कमी है ठीक है, देखा जाएगा। थोड़ी सी वाली जो कमी है ना, जो दोस्त बाउंड्री पर अटके हुए हो वो लोग अपने आप को और पुश करो, आप पुश कर सकते हो, ठीक है। पुश करिए, रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। जय हिंद।